Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic is civilizing the natives, educating the nation. This is the chapter of history for class 8th. Civilizing the natives. So what is the meaning of civilizing the natives? Natives means the people who are living in that particular area. means जो लोग वहाँ रहते हैं उनको सिविलाइज करना, मीन्स उनको सभ्य बनाना, ठीक है. एंड एजुकेटिंग द नेशन, और पूरे नेशन को एजुकेट करना, इस चैप्टर का ये थीम है. इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज लाइफ, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स. राजाज को उन्होंने हरा के अपने कंट्रोल में कर लिया था, एंड द पीजेंट्स, heavy taxes were imposed on peasants, and the tribal people, they were not supposed to live in forested area. वहाँ पे restricted area बना दिया था फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग. तो इस तरह ये सारे की सारी जो राजाज, पीजेंट, ट्राइबल्स जो सोसाइटीज थी या कम्युनिटीज़ थी, they were affected by the British rule. The British did not want only the territorial conquest एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज़. उनको टेरिटोरियल कंक्वेस्ट से कंट्रोल मिल गया था, पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया, एंड दे हैव कंट्रोल ओवर द रेवेन्यूज़. लेकिन उनका एम ये नहीं था. ब्रिटिश हैड अ कल्चरल मिशन. उनका एक कल्चरल मिशन या उनका एक एम था. दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स. उनका एक एम था कि इंडियंस जो हैं उनको सिविलाइज करना. अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, इंडियंस जो थे वो सिविलाइज नहीं थे. सिविलाइज नहीं मीन्स सभ्य नहीं थे, जंगली थे. अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स उनका एक एम क्या था? सिविलाइज द नेटिव्स, चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज़, और उनके कस्टम, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस को चेंज करना थ्रू एजुकेशन. वॉट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस्ड? कौन कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए बाय ब्रिटिशर्स? हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड? इंडियंस को कैसे एजुकेट किया गया? हाउ द ब्रिटिश सॉ इंडियन एजुकेशन, और ब्रिटिशर्स ने इंडियन एजुकेशन को कैसे देखा? बिकॉज इन एंशियंट टाइम हमारा जो सिस्टम था गुरुकुल सिस्टम था. बच्चे आश्रम में पढ़ने जाते थे गुरु के साथ, और वहाँ पे जो इम्पार्ट की जाती थी एजुकेशन, वर्बली की जाती थी, ओरली की जाती थी, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. कोई टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं हुआ करती थी उस समय. एंड वॉट दे थॉट एंड डिड, तो उस सिस्टम को देख के अंग्रेजों ने क्या सोचा और कैसे एक्ट किया, क्या किया उन्होंने? हाउ सम ऑफ द आइडियाज इवॉल्व इन लास्ट 200 ईयर्स. और जो 200 साल उन्होंने रूल किया है, तो उन्होंने अपने आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया, एंड हाउ इंडियंस रिएक्टेड. और जब उन्होंने अपना सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया इंडिया में, तो हमारे इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया. हाउ दे डेवलप्ड देयर ओन व्यूज़, और कैसे उन्होंने डेवलप की यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन. इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस चैप्टर में देने वाले हैं. तो ये है इसका बेस जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट सब टाइटल जो है आपका वो ये है, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिज्म मीन्स जो एक पुराना चला आ रहा है ओरिएंटल, ओरिजिन ओरिएंटलिज्म उसको कहते हैं. दे बिलीव्ड इन ओल्ड पैटर्न ऑफ एजुकेशन. मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव्ड इन ओल्ड पैटर्न ऑफ एजुकेशन वर नोन एज ओरिएंटलिस्ट. उनको ओरिएंटलिस्ट बोला जाता था. दे सपोर्टेड आवर एजुकेशन सिस्टम, और उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट किया. उसमें सबसे पहले नाम आता है एक विलियम जोन्स. विलियम जोन्स कौन थे? ही वॉज अ ब्रिटिशर एंड अपॉइंटेड एज अ जूनियर जज इन सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल. बंगाल के सुप्रीम कोर्ट में एज अ जूनियर जज ही वॉज अपॉइंटेड, एंड ही वॉज लिंग्विस्ट. लिंग्विस्ट किसको कहते हैं? वो आदमी जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हो. और ये कौन कौन सी लैंग्वेज जानते थे? ब्रिटिश तो जानते ही थे, पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत, इंग्लिश, ये सब लैंग्वेज उनको अच्छी तरीके से आती थी. एंड ही हैड अ डीप इंटरेस्ट इन इंडियन टेक्स्ट. इंडियन टेक्स्ट में इनकी बहुत ही दिलचस्पी थी, बहुत इंटरेस्ट लेते थे.
फॉर एग्जाम्पल लॉ, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, इन सब में इनकी फिलॉसफी, इन सब में इनका बहुत इंटरेस्ट था और ये सब पंडितों को, मौलवियों को बुला के शिक्षा लेते थे, लैंग्वेज सीखते थे क्योंकि इनको बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, तो इस तरह ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे एंड ही सपोर्ट द ओल्ड पैटर्न ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो ये जो ग्रुप था जो इसको इंडियन एजुकेशन को सपोर्ट करता था उनको ओरिएंटलिस्ट बोला जाता था। एंड एट द सेम टाइम हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नथानिएल हेलहेड, ये दो और ब्रिटिशर्स थे। दे वर ऑल्सो बिजी इन डिस्कवरिंग द एंशियंट इंडियन हेरिटेज। ये दोनों भी इंडियन टेक्स्ट में बहुत दिलचस्पी रखते थे और इसमें इंडियन टेक्स्ट को डिस्कवर करने में लगे हुए थे। समझ में आया आपको? दे ट्रांसलेटेड देम इनटू इंग्लिश, और ये जो डिस्कवर करते थे टेक्स्ट को उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते थे ताकि वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। समझ में आया बच्चे? और ऑल थ्री मीन्स हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नथानिएल हेलहेड एंड विलियम जोन्स, ये तीनों की तीनों दे हैड द डीप इंटरेस्ट इन एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया? दे सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप की और स्टार्टेड अ जर्नल एशियाटिक रिसर्चेस, और एक जर्नल निकालना शुरू किया एशियाटिक रिसर्चेस, जिसमें टाइम टू टाइम इंडियन टेक्स्ट को बताया जाता था लोगों को इसके थ्रू। दे फेल्ट मीन्स ऑल दीज थ्री पर्सन्स जो दे वर नोन एज द ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, दे फेल्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया को जानने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। समझ में आया? इनका ये मानना था अगर हमें इंडिया के बारे में जानना है तो हमें डिस्कवर करना पड़ेगा जो हमारा पुराना एंशिएंट टेक्स्ट था। अकॉर्डिंग टू दीज पीपल हमारा जो पास्ट था दैट वाज वेरी ग्लोरियस, बहुत ग्लोरियस था, और उसको ग्लोरियस पास्ट को जानने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। समझ में आया बच्चे? एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज मैनी कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप टू एनकरेज टू स्टडी एंशिएंट टेक्स्ट। इन तीनों को देखते हुए जो और कंपनी ऑफिशियल्स थे वो भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उनका मानना ये था कि इंडियन टेक्स्ट को समझने और पढ़ने के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाने चाहिए ताकि जो इंडियन लोग हैं वो भी अपने ग्लोरियस पास्ट के बारे में जान सकें। समझ में आया बेटा? चलो फिर यस, शुड बी सेटअप टू एनकरेज द स्टडी ऑफ इंडियन टेक्स्ट। क्यों करना चाहते थे वो ऐसा? इन तीनों को क्या विशेष लगाव था? क्या कारण था? ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ नेटिव्स, क्योंकि ब्रिटिश ये जानते थे कि अगर हमें यहाँ राज करना है तो हमें यहाँ के नेटिव्स के दिलों में जगह बनानी होगी, और उनके दिल में जगह तब बन सकती है जब हम उनके ही टेक्स्ट, उनके रिलीजियन ट्रेडिशन को जानें और उसको अप्लाई करें ताकि वो हमें अपना ही समझे, कोई एलियन ना समझे कि फॉरेनर आए हैं और हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। क्लियर? एंड मदरसा सेटअप इन कैलकाटा, और एक मदरसा उन्होंने सेटअप किया कैलकाटा में 1781 टू प्रमोट पर्शियन, अरेबिक एंड इस्लामिक लॉ। किसको प्रमोट करने के लिए? पर्शियन लैंग्वेज, अरेबिक एंड इस्लामिक लॉ। एंड हिंदू कॉलेज वॉज स्टैब्लिश, हिंदू कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया गया 1791 में टू स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट की स्टडीज़ के लिए। तो इस तरह ये जो ओरिएंटलिस्ट थे दे वर इन द फेवर ऑफ ईस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में नहीं थे। क्यों नहीं थे वो मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज दे वांटेड टू विन अ प्लेस इन अ हार्ट ऑफ नेटिव्स, और इसकी वजह से उन्होंने मदरसा और हिंदू कॉलेज सेटअप किए ताकि इंडियन टेक्स्ट वहाँ पे
पढ़ाया जा सके। समझ में आ गया बेटा? चलिए, ये तो हो गया ओरिएंटलिस्ट। अब आता है आपका एक दूसरा ग्रुप था, दोज द पीपल हु वर इन द फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड दोज ग्रुप वॉज नोन एज इंग्लिसिस्ट। उस ग्रुप को जाना जाता था इंग्लिसिस्ट के नाम से। तो ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट। अर्ली 19th century many officials began to criticize। उन्होंने ओरिएंटलिस्ट वर्जन को या विज़न को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि ये जो ओरिएंटलिस्ट ग्रुप है, ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत है। उसमें सबसे पहले जो नाम ऐड होता है दैट इज़ जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल एंग्लिसिस्ट था। ही वॉज इन द फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। उनके अकॉर्डिंग क्या था, ईस्टर्न लिटरेचर फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक। क्यों उन्होंने ऐसे बोला? उन्होंने कहा जो ईस्टर्न एजुकेशन या लिटरेचर है दैट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक है। उसमें मतलब वो एक तरह से कहिए फुल ऑफ एरर्स, उसमें गलतियां बहुत हैं, बहुत गलत है और अनसाइंटिफिक है। इस वजह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। सेकेंड, इट हैड नो प्रैक्टिकल यूज़। इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ ही नहीं है, तो यूजलेस है ये ईस्टर्न एजुकेशन। एंड थर्ड, वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट क्यों करना चाहते थे? वेस्टर्न एजुकेशन प्रिपेयर देम टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल प्रिपेयर देम टू वर्क एज अ क्लर्क इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। वो वेस्टर्न एजुकेशन क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते थे? वो इसलिए चाहते थे कि उनको लगता था हम वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू इंडियंस को प्रिपेयर करेंगे, उनका टेस्ट और सब कुछ जो वैल्यू है चेंज कर देंगे, क्योंकि वो वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो हमारे लिए एज ए क्लर्क ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा जो इंडियन एजुकेशन है दैट इज़ यूजलेस, इट हैड नो प्रैक्टिकल यूज़ और अनसाइंटिफिक है। समझ में आया? तो दो ग्रुप थे, एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट कौन सी ग्रुप था? देवर इन द फेवर ऑफ इंडियन एजुकेशन, जो हमारा पुराना सिस्टम चला रहा था, और एंग्लिसिस्ट वो वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में था। ये तो था जेम्स मिल। और सेकंड एक बहुत बड़ा एक क्रिटिक हुआ है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। 1830 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ही सॉ इंडिया एज अनसिविलाइज्ड कंट्री। उन्होंने कहा जो इंडिया है वो अनसिविलाइज्ड कंट्री है, यहाँ के जो लोग हैं अनसिविलाइज्ड है, मीन्स एक तरह से देखा जाए तो जंगली है, मतलब उनको कोई मैनर्स या कोई अच्छी चीज़ हो जाना उनके अंदर नहीं है। दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन। और उनको हम सिविलाइज कैसे कर सकते हैं? थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन। सो वेस्टर्न एजुकेशन शुड बी इम्प्लीमेंट इन इंडिया, क्योंकि हमें उनको सिविलाइज करना है तो वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू ही करेंगे। एंड चेंज देयर टेस्ट, वैल्यू एंड कल्चर। इससे हम उनका टेस्ट, वैल्यू और कल्चर ही चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका कहा था एक कल्चरल मिशन, एक उनका ड्रीम था, तो वो यहाँ पे पूरा कल्चर ही चेंज करना चाहते थे। समझ में आ गया आपको? अब फॉलोइंग मैकॉलेज मिनट्स एक एक्ट पास हुआ, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1835। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इंग्लिश वॉज मेड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हाई एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगी। प्राइमरी सेक्शन तक ठीक है, बट हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस। और उन्होंने कहा ये जो इंडियन एजुकेशन ओरिएंटलिस्ट ने जो खोले थे, याद आया कौन कौन से खोले थे? मदरसा खोला था, हिंदू कॉलेज, बनारस कॉलेज जो खोला था, उन्होंने कहा वो सब बंद हो जाने चाहिए। टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन, दीज वर सीन एज अ टेम्पल ऑफ डार्कनेस। उन्होंने कहा ये सब बेकार है, इस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक अंधेरे में डालने वाली चीज़ है, तो ये इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाने चाहिए। क्लियर? An English textbook now began to produce
फॉर स्कूल। अब इंग्लिश टेक्स्ट बुक उन्होंने प्रोड्यूस करनी शुरू की फॉर स्कूल्स, और जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश। तो ये आपको समझ में आया किस तरह उन्होंने इंग्लिश को इम्प्लीमेंट किया इंडिया के अंदर। इस वाले पार्ट में तो हम इतना ही पढ़ेंगे। जो इम्पॉर्टेंट दो चीज़ है, एक तो ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट, दो ग्रुप हुए। और जो एंग्लिसिस्ट ग्रुप था उन्होंने इंडियन एजुकेशन को क्या बोला, अनसाइंटिफिक एंड इट हैड नो यूज़। तो इस वजह से उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट की। और वेस्टर्न एजुकेशन के पीछे ये तो कहने के लिए थी, बट उनका मेन जो पीछे जो था एक कॉन्स्पिरेसी क्या थी, षड्यंत्र, वो ये था कि हम यहाँ पे उनका टेस्ट और कल्चर चेंज करके उनको बाध्य करेंगे या उनको एक उन पे कंपल्सरी कर देंगे कि वो एज अ क्लर्क यहाँ काम करें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में कम सैलरी में। क्योंकि अगर ब्रिटेन से लोग आते थे दे डिमांडेड द हायर सैलरी, तो इस वजह से वो लोग चाहते थे कि यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन इम्पोज हो। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में बेटा हम इतना ही करेंगे। समझ में आया है? देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।